हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी की डिमांड थी मैम, आप घरेलू हिंसा से संबंधित प्रश्न लेके आइए और सामुदायिक संगठन से क्वेश्चन लेके आइए, जो एक्ट्स है सारे उनसे संबंधित क्वेश्चन लेके आइए। तो आज मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए हैं और इनमें वो भी क्वेश्चन है जो आपके अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करना है, नए क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपके लिए। और आपको इनसे अपने एग्ज़ाम में, जिनके एग्ज़ाम अब आएंगे होली के बाद होने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 का, उसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा को रोकना और पीड़ितों को न्याय प्रदान करना। क्या है, घरेलू हिंसा को रोकना है और पीड़ित जो है, जो उसके विक्टिम है, मतलब जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको क्या प्रदान करना है, न्याय प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के रूप में किसे जाना जाता है। तो शारीरिक हिंसा हो सकती है, मानसिक हो सकती है, यौन हिंसा, मतलब इन तीनों तरह की हिंसा महिला के साथ हो सकती है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम है बेसिकली महिला पर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। देखिए, पत्नी, माँ, बहन, सहवास करने वाली महिला, ये कौन हो सकती हैं, आपकी शिकार हो सकती हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया, तो 2005 में। परंतु इस तरह के क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं, उनका एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वही क्वेश्चन अपन ने इसमें कवर किए हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाला है। ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेश देने का अधिकार किसे है। तो ये सुरक्षा आदेश कौन देता है, कोर्ट देता है। अगर जहां भी आदेश की बात आए, सुरक्षा से संबंधित, निर्णय से संबंधित, तो वहां पर हमेशा ही आप बिना कुछ सोचे समझे न्यायालय या फिर कोर्ट का नाम लगा देना, मतलब वहां पर ऑप्शन में टिक कर देना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पुनर्वास आदेश का क्या प्रदान कर सकता है। तो उपयुक्त जो सभी है, पुनर्वास आदेश, ये सभी चीजें प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिला की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो महिला की परिभाषा में जो शामिल नहीं है, महिला कर्मचारी, क्योंकि इनके लिए अलग से एक्ट बना है, कार्यस्थल पर यौन हिंसा से संबंधित अधिनियम। ठीक है। तो इनके लिए अलग से उसमें कंसीडर होती हैं महिलाएं। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कितने दिन के भीतर घरेलू जो हिंसा की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यानी आप 3 साल के अंदर अपनी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो किसी अन्य महिला से शादी करने का अधिकार है, वो आपकी महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी अन्य पुरुष से शादी करने का अधिकार उन्हें इस समय नहीं होता है, जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता है, अन्य पुरुष होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध का क्या अर्थ है। जो घरेलू संबंध होते हैं उसका क्या अर्थ है, पति पत्नी के बीच का रिश्ता, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता, सहवास करने वाले पुरुष और महिला के बीच का रिश्ता। तो ये तो सभी इसके आंसर होंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिला को न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन मदद करता है। तो महिला को न्याय प्रदान करने के लिए पुलिस उसकी मदद करेगी, महिला आयोग करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। ये तीनों व्यक्ति क्या होते हैं, महिला की मदद करते हैं। अब सामुदायिक संगठन से संबंधित क्वेश्चन भी अपन करेंगे, जैसे कि सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, समुदाय के भीतर आपसी सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। कोई भी सामुदायिक संगठन क्यों बनता है, अपनी आपसी जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए सामुदायिक संगठन बनता है, और विकास करने के लिए, मतलब उस समाज का विकास हो, उन जो कम्युनिटी है उसका विकास हो। और कोई किसी भी आधार पर सामुदायिक संगठन बना सकता है, आर्थिक आधार पर बना सकता है, सामाजिक आधार पर बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन का महत्व, पहला कदम क्या है। तो पहला कदम है समुदाय से जुड़ना और उसका विश्वास प्राप्त करना। मतलब पहला कदम यही, आप किसी समुदाय से जुड़े, यानी आपने जनजाति समुदाय बना लिया, तो वहां पर आप जुड़े उनसे, फिर उन पर विश्वास बनाए, तभी तो आप उस संगठन के सदस्य बने जाए। अगर आप पे विश्वास नहीं होता, आप उस संगठन से निकाल दिए जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत के अनुसार कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो सामूहिक निर्णय निर्माण का, यानी इसमें सामुदायिक संगठन होते हैं बहुमत, यानी सभी लोगों के जो सामूहिक निर्णय होते हैं उन पर विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन में नेतृत्व का क्या महत्व है। जो सामुदायिक संगठन होते हैं उनमें नेतृत्व का महत्व पूछा है, मतलब जो लीडरशिप होती है उसका क्या महत्व होता है। हमारे जो प्रबंधकीय गुण में एक नेतृत्व भी गुण है, तो उसका जो महत्व पूछ रहा है सामुदायिक संगठन में नेतृत्व का महत्व। ठीक है, नेतृत्व समुदाय की योजना और गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है, क्योंकि समुदाय का भी कोई एक नेता होता है जो उसको नेतृत्व प्रदान करता है। तो उसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नेतृत्व समुदाय की योजनाओं और गतिविधियों की दिशा तय करता है। नेक्स्ट क्या है, किसी सामुदायिक संगठन का माता कहा जाता है। काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि किसी सामुदायिक जो संगठन है उसकी माता कहा जाता है। तो हम जनरली क्या लगाएंगे, इन सबको लगाएंगे, परंतु एस.जी. मैकिन्सी है। मैकिन्सी जो क्या है, आप सामुदायिक संगठन की माता है। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन में समूह उन्नति का क्या मतलब है, यानी समूह की उन्नति है उसका क्या मतलब है सामुदायिक संगठन में, ये पूछा गया है। अब इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, समूह के सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, यानी समूह के जो सामूहिक उद्देश्य है जिसके लिए समूह बना है उनको प्राप्त करना ही उसकी वो है उद्देश्य। ठीक है, सामुदायिक संगठन में समूह सामर्थ्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जो समूह सामर्थ्य का सिद्धांत है पॉल रसी। याद कीजिए कि सामुदायिक संगठन में जो समूह सामर्थ्य, किसी में सामर्थ्य कब होगा, जब रसी होगी, यानी कसी होगी। इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो समूह सामर्थ्य का सिद्धांत है किसने द्वारा प्रस्तुत किया, तो रसी यानी कसी, पॉल रसी। ठीक है, कसी यानी रस्सी कसी होगी तभी उसमें सामर्थ्य है किसी को खींचने का। तो इसी तरह से आप याद कीजिए कि जो समूह सामर्थ्य का सिद्धांत है वो पॉल रसी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है सामूहिक संगठन में प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। जो सामुदायिक संगठन होते हैं उनमें चुनौतियां आपको क्या देखने को मिलती है, व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, संसाधनों की कमी हो सकती है, नेतृत्व की कमी हो सकती है। तो ये सभी कमी सामुदायिक संगठन में देखी जा सकती हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। जो कार्यकर्ता होते हैं उसका क्या कार्य होता है, तो वो उसका समुदाय के सदस्य को एकत्रित करना और प्रेरित करना है। तो यानी समुदाय के सदस्य को जोड़ना है और उन्हें प्रेरित करना है कि समुदाय में कार्य करने के लिए। ठीक है, जिस उद्देश्य से समुदाय बनाया गया है। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन के विकास में नागरिक समाज का क्या स्थान है। जो नागरिक समाज है उसका क्या स्थान है सामुदायिक संगठन के विकास में। तो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये सामुदायिक संगठन के लिए नीति निर्माण में सहायक होता है। किसमें, नीति निर्माण में सहायक होता है। याद रखना है ये सब चीजें। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है सामुदायिक संगठन का वो है सामूहिक निर्णय निर्माण और सामूहिक कार्य करना। यानी सबसे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो समुदाय की अगर डेफिनेशन आपको पता है ना सामुदायिक संगठन की, तो आप उस आंसर को ठीक कर लोगे। तो उसमें क्या है, सामूहिक निर्णय लेना। कोई भी समुदाय बनाया जाता है, सामुदायिक संगठन बनाया जाता है, वो किसके लिए, इसमें हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, हमारी जो समस्या है उनको समाधान करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सामूहिक कार्य करते हैं और सामूहिक निर्णय निर्माण करते हैं, क्योंकि समुदाय में सभी के निर्णय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत के अनुसार समुदाय की समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। जो समस्याएं होती हैं इनका समाधान किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है ना कौन करेगा, समुदाय के भीतर के लोगों के द्वारा ही। कोई बाहर का व्यक्ति उनकी समस्याओं का समाधान थोड़ी करेगा। समुदाय बना ही इसके लिए गया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन का समान भागीदारी का सिद्धांत। अभी हमने समूह सामर्थ्य देखा था, अब हम समान भागीदारी का जो सिद्धांत है वो क्या है, मतलब ये पूछा जा रहा है जो समान भागीदारी का सिद्धांत क्या है। तो समान भागीदारी का सिद्धांत है सभी समुदाय को समान अवसर मिलना। यानी ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा अवसर दिया जाए, सभी को हम इक्वल, मतलब उसकी योग्यता के आधार पर क्या देंगे, अवसर देंगे। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन में स्वतंत्रता का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है। तो बाहरी नियंत्रण से मुक्ति होना, यानी बाहरी नियंत्रण से मुक्ति का होना क्या बताता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन में जो समूह सामर्थ्य का सिद्धांत किस बात पर आधारित है। हमने देखा पॉल ने ये दिया था, ठीक है, पॉल रसी ने। तो ये समूह सामर्थ्य का सिद्धांत किस बात पर आधारित है, तो ये आपका आधारित है समुदाय के सामूहिक शक्ति का उपयोग और समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। मतलब जो समुदाय की जो सामूहिक शक्ति होती है, भले एकता की जो शक्ति होती है, उसका जो उपयोग वो लोग करते हैं तो किसके लिए, समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत के अनुसार जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो समुदाय के सदस्यों को एकजुट करना चाहिए और उनके बीच संवाद स्थापित करना चाहिए, कार्यकर्ता का कार्य होता है। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन में स्थानीय संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत किस लिए है।
तो ये उपयोग का स्थानीय संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत है। समुदाय के संसाधनों का समुचित और अधिकतम उपयोग, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो समुदाय के संसाधन हैं उनका समुचित यानी सही मात्रा में उपयोग किया जाए, यानी अनुचित उपयोग ना किया जाए, समुचित मतलब हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से उनका और अधिकतम उपयोग किया जाए, ऐसा हम उसका मल्टीपल बार उपयोग कर सकते हैं, ऐसा हमें योजना निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन में लोकप्रिय शिक्षा सिद्धांत का क्या सुनिश्चित करता है, मतलब जो लोकप्रिय शिक्षा सिद्धांत है वो क्या सुनिश्चित करता है, वह सुनिश्चित करता है ऑप्शन नंबर बी, यानी समुदाय के सदस्य स्वयं अपनी समस्याएं और समाधान के बारे में शिक्षित हों। किसमें? अपनी स्वयं की समस्याएं और समाधान के बारे में शिक्षित हों। ये लोकप्रिय शिक्षा का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन में समूह संवर्धन सिद्धांत का क्या अर्थ है? जो समूह संवर्धन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे समूह सामर्थ्य पढ़ रहे थे ऊपर वाला, तो ये क्या है, समूह के भीतर परस्पर सहयोग और सामूहिक प्रयासों को से सामाजिक उन्नति करना है, मतलब परस्पर सहयोग, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करेंगे और सामूहिक प्रयासों के लिए से मतलब सभी के प्रयासों से सामाजिक उन्नति करना ही क्या है, सामुदायिक संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन में सामाजिक न्याय सिद्धांत का उद्देश्य। जो सामाजिक न्याय सिद्धांत होता है उसका क्या उद्देश्य है? उसका समाज के सभी वर्गों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना ही सामाजिक न्याय सिद्धांत का उद्देश्य होता है। तो आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन है, कुछ आपके और कुछ पूछे गए उन्हीं पर आधारित हैं। एज इट इज तो हमें पेपर नहीं मिला है, परंतु लोगों ने बताया इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी से संबंधित अपन ने क्या बनाए, MCQs क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब जो घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ा था ना ऊपर, तो उसी से धाराओं से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि जो आपकी दहेज प्रथा से अधिनियम हो रहा है और आपका घरेलू हिंसा अधिनियम आ रहा है, इनसे धाराओं से संबंधित भी प्रश्न आ रहा है, तो थोड़ा इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो धारा 3 के अनुसार जो घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी है, यानी शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा शामिल है। धारा 12 के अनुसार महिला को किसके द्वारा घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो अदालत के द्वारा क्या प्रदान की जाती है? सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के तहत महिला को कौन सा आदेश प्राप्त हो सकता है? तो सुरक्षा का आदेश है 18 के तहत, क्योंकि सुरक्षा का आदेश धारा 18 में उसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्या है, धारा 19 के अनुसार घरेलू हिंसा की शिकार महिला को कौन सा आदेश प्राप्त हो सकता है? तो इस कौन सा आदेश प्राप्त होगा? तो उसे आश्रय घर में स्थानांतरित करने का आदेश प्राप्त होगा। नेक्स्ट है धारा 20 के अनुसार महिला को किस प्रकार की राहत मिल सकती है? तो उपयुक्त सभी, यानी मानसिक उत्पीड़न से राहत, शारीरिक यौन हिंसा से राहत और आर्थिक सहायता की राहत महिला को धारा 20 के तहत मिलेगी। धारा 23 के तहत महिला के लिए किस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है? महिला को संरक्षण का आदेश है धारा 23 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है धारा 31 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम के उल्लंघन पर क्या दंड हो सकता है? तो जो घरेलू हिंसा का अधिनियम का जो उल्लंघन करता है उसको 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है धारा 2A में 2 क्लॉज ए बोल सकते हैं इसे, ठीक है, 2A नहीं बोलेंगे, 2 क्लॉज ए, ठीक है, अगर 2A होता तो इसे 2A बोलते, ऐसे क्लॉज है यानी खंड ए है, ठीक है, हिंदी में 2 क्लॉज ए में घरेलू संबंध का क्या अर्थ है? तो पति पत्नी के बीच का रिश्ता, माता पिता बच्चों के बीच का रिश्ता, सहवास करने वाले पुरुष महिला के बीच का रिश्ता, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है धारा 14 के तहत न्यायालय किस प्रकार की राहत प्रदान कर सकता है? तो सुरक्षा आदेश है, न्यायालय देगा उसकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 28 के तहत न्यायालय में सुनवाई के दौरान क्या किया जाता है? तो महिला को न्याय दिलाने के लिए आदेश जारी किया जाता है धारा 28 के तहत। तो ये धाराओं से जो इंपॉर्टेंट धाराएं थी उनसे संबंधित अपन ने प्रश्न कर लिए, क्योंकि सभी धाराएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कोई लॉ का ज्ञाता नहीं बनना है, बेसिक नॉलेज हमें चाहिए कि इसमें आपको ये, क्योंकि हम किसी को बताएंगे नहीं इसके तहत आप जा सकते हो, तो थोड़ा हमें नॉलेज होनी चाहिए एक पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है समुदाय से आधारित और प्रश्न है, जैसे समुदाय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या? समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना क्या है समुदाय विकास का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है समुदाय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इन सभी का संयोजन, यानी शिक्षा है, सामाजिक जागरूकता है, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सभी का समायोजन है, वो समुदाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट है समुदाय विकास के लिए कौन सा कदम सही नहीं है? तो कौन सा कदम सही नहीं है समुदाय विकास के लिए? तो वो केवल शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है, हमें सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना ही समुदाय का मुख्य उद्देश्य है, सभी का विकास हो।
समुदाय विकास के तहत क्या कार्य किया जा सकता है? तो केवल आर्थिक गतिविधियों के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना, ये सभी कार्य क्या किया जा सकते हैं? समुदाय विकास के द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है समुदाय विकास में स्वयं सहायता समूह का क्या महत्व है? तो ये महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, ग्रामीण समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं और बच्चों की शिक्षा में प्रदान करती हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं? ये सभी कार्य करते हैं और इनका महत्व इन्हीं के लिए बहुत अधिक है। नेक्स्ट है समुदाय विकास के संदर्भ में समाज कार्य यानी सोशल वर्क का क्या उद्देश्य है? समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य करना। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष समुदाय की भलाई के लिए, हर वर्ग की भलाई के लिए, ऐसा नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना समुदाय विकास का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है समुदाय विकास में सामाजिक न्याय का क्या महत्व है? यह समाज में अवसर और अधिकार सुनिश्चित करता है, लोगों को अवसर देता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है समुदाय विकास की प्रक्रिया में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो सभी संयुक्त योगदान। नेक्स्ट आपका क्या है? समुदाय विकास में स्थिरता का क्या अर्थ है? तो समुदाय विकास में स्थिरता का अर्थ क्या है? विकास कार्य को दीर्घकालिक रूप में बनाए रखना, मतलब विकास कार्य है वो लंबे समय तक बने रखे, सस्टेनेबिलिटी रहे उनमें, तो वो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है समुदाय विकास में सशक्तिकरण का क्या उद्देश्य है? मतलब एम्पावरमेंट है, उसका क्या उद्देश्य है? लोगों को रोकिए, ठीक है, लोगों को अपनी समस्याओं को पहचानने और हल करने में सक्षम बनाना सशक्तिकरण का उद्देश्य है, ठीक है। अब समुदाय के कुछ सिद्धांत हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। समुदाय को जो सिद्धांत के अनुसार समुदाय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? एक समूह जिसमें समान नागरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हित होते हैं, मतलब समान जो सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक हित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समुदाय का अर्थ है सामुदायिक सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है सामुदायिक सिद्धांत के संदर्भ में समुदाय के सामाजिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो समुदाय के सदस्यों के बीच रिश्ते और सहयोग की संरचना करना। नेक्स्ट क्या है? सामुदायिक सिद्धांत के अनुसार समुदाय के विकास में कौन सा प्रमुख घटक नहीं है? अपन एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर जो घटक कौन नहीं है, राजनीतिक ढांचा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन करने का अर्थ यह है कि अगर इससे संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत ना हो, वो सारे डायमेंशन हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस सामुदायिक सिद्धांत में सामाजिक पूंजी का क्या महत्व है? तो यह समुदाय में विश्वास, सहयोग, नेटवर्क के माध्यम से साझा किए गए संसाधनों को दर्शाता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इन्हें 2 बार 3 बार जितने बार आप वीडियो देख सकें देख लीजिए और आप इनको कंटेस्ट कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आए तो अपना गलत ना हो, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और नहीं पढ़ रहे हैं उसमें से गलत होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सामुदायिक सिद्धांत में स्थिरता का क्या मतलब है? तो ये वही है किसी समुदाय के विकास का दीर्घकालिक रूप से बनाए रखना। तो ये रिपीट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या है? सामुदायिक सिद्धांत में समुदाय की भागीदारी का क्या महत्व है? तो समुदाय की भागीदारी का क्या महत्व है? ये है समुदाय के सभी सदस्यों को निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेना है। नेक्स्ट है सामुदायिक सिद्धांत के अनुसार समुदाय का सामाजिक संबंध क्या दर्शाता है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सहयोग, समर्थन और विश्वास को दर्शाता है समुदाय के सामाजिक संबंध, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न। नेक्स्ट क्या है? समुदाय सिद्धांत में सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वशासन देने में सक्षम बनाना सामुदायिक सिद्धांत में सशक्तिकरण का उद्देश्य है, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पर प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और आप लोगों को तो हो ही रहा है बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? समुदाय सिद्धांत में समुदाय का सामाजिक परिवर्तन किस कारण से होता है? तो ये समुदाय का जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट क्या है? सामुदायिक सिद्धांत के अनुसार समुदाय के नेतृत्व का क्या महत्व है? समुदाय के नेतृत्व का महत्व है नेतृत्व समुदाय को मार्गदर्शन और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम नेतृत्व कर रहे हैं तो वो क्या करता है? उसे सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? पहले तो ये चीज याद रख लेना, 2013 का है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर नागरिक को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री प्रदान कराना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राथमिकता परिवार में प्रायोरिटी हाउस होल्ड को कितना चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त होता है? तो ये आपका 5 kg, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है? तो सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कौन सा परिवार प्राथमिक परिवार
माना जाएगा। जो गरीब और वंचित परिवार है वो प्राथमिक परिवार माना जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसको विशेष आवश्यकता वाले लोग के तहत खाद्य सुरक्षा लाभ मिलते हैं। तो महिलाओं बच्चों को भी मिलते हैं, बुजुर्ग और विकलांग को भी मिलते हैं, और बच्चे और किशोर को भी मिलते हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक एंटिटी परिवार को कितनी खाद्य सामग्री मिलती है। तो 35 kg आपको पता है सामग्री मिलती है। इसकी रेट रहती है 2 रुपये किलो गेहूं रहता है, 3 रुपये किलो आपका चावल रहता है, ठीक है, चावल और एक गेहूं, और आपका 1 रुपये किलो मोटा अनाज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण प्रणाली में किसका मुख्य कार्य है। राशन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब आई थी, इसका आप कमेंट में आंसर दोगे मुझे, ठीक है। तो कंपलसरी ये सबको देना जो देख रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा की निगरानी कौन करता है। तो खाद्य सुरक्षा की निगरानी कौन करता है, केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार व जिला और तहसील अधिकारी भी खाद्य सुरक्षा की निगरानी करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं को किस प्रकार का लाभ मिलता है। प्राथमिक परिवारों के अतिरिक्त राशन, गर्भवती महिलाओं के अतिरिक्त पोषण, बच्चों के लिए आहार, और उपयुक्त सभी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बच्चे जो राशन कार्ड बनेगा ना वो किसके नाम रहता है, महिला, जो परिवार की महिला है 18 वर्ष से ऊपर उसके नाम रहता है, या 18 वर्ष की महिला है, ठीक है। ये भी याद रखना है, मुझे इसलिए प्रारंभ किया गया इस सिस्टम ताकि महिला सशक्तिकरण हो सके। नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किसे दूसरी श्रेणी परिवार के तहत खाद्य सुरक्षा लाभ मिलता है। तो जो परिवार प्राथमिक श्रेणी में नहीं आते हैं वो दूसरी श्रेणी में इन्हें भी लाभ मिलता है। अब बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ, तो 2005 में हुआ। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात कर रहे हैं हम, और इसका गठन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, ये भी याद रखना है, ठीक है, कौन, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपन राष्ट्रीय बाल संरक्षण की बात कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन रोकना और उनका संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है, मतलब बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है। तो बाल संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति नहीं है, इसका आंसर क्या है, केंद्र सरकार नियुक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग के तहत किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रमुख भूमिका होती है तो वो क्या है, आंसर आपका है सी, बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उल्लंघन की भागीदारी है। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग के द्वारा दिए गए आदेश किसके लिए बाध्यकारी होते हैं, तो उपयुक्त सभी के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। तो बाल संरक्षण आयोग है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग अधिनियम के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग किसके कार्यक्षेत्र में शामिल है। तो बालकों की शिक्षा, सुरक्षा और कल्याण के मामले हैं, ये तीनों चीजें शामिल हैं बाल संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग के अंतर्गत बालकों के अधिकारों के संबंधित कोई उल्लंघन होने पर कौन से कदम उठाए जाते हैं, आयोग द्वारा जांच और कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक के रहते हैं, अधिकतम 2 बार के लिए ये चुने जाते हैं, ठीक है। कुछ जो सरकार के इनिशिएटिव में बच्चों के प्रोटेक्शन से लेकर वो देख लीजिए। जैसे संवर्धन आयोग, जो बाल संरक्षण आयोग ने बाल तस्करी से निपटने के लिए अन्य मौजूदा तंत्रों के साथ साथ संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से भेद्यता मानचित्रण का कार्य शुरू किया था। संवर्धन कार्यक्रम के तहत MASIF है जो आपकी मासी ऐप भी बोल सकते हैं। आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए संवादित निरीक्षण हेतु मॉनिटरिंग ऐप है, ये आपकी MASI नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया, ठीक है। घर जाओ जो आपका है वो एक पोर्टल विकसित किया है, और जिसका जो फुल फॉर्म है गो होम एंड री यूनिट, बच्चे की बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए पोर्टल है, ठीक है। फिर आपका बच्चों की वापसी और प्रत्यावर्तन डिजिटल निगरानी के लिए घर पोर्टल विकसित किया, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। यह अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये कब लागू हुआ था बात कर रहा है, ठीक है।
अधिनियम 2009 का है, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। कब? 2010 को। तो ये ऑप्शन में क्या है? अगर पूछा जाता सबसे पहले बना था तो 2009 में बना था, पर 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया तो माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा। हर जगह यही क्वेश्चन हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 6 से 14 वर्ष। और आप एक कमेंट करना कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बात की गई है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताओगे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनका आप कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है अपना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी, थोड़ा ये शिक्षक आ गया, इस देखते रहना आप लोग। कौन सी संस्था स्कूल में न्यूनतम शारीरिक और मानसिक शैक्षणिक मानकों की निगरानी करती है? तो राज्य शिक्षा विभाग करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम पात्रता क्या होनी चाहिए? तो जो शिक्षकों की न्यूनतम पात्रता है वो शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, उसे पढ़ाना आना चाहिए बच्चे को। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार क्या निजी स्कूलों को 25% सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना चाहिए? तो यस, ये जरूरी है। वो निजी स्कूल 25% जो गरीब बच्चे उनके लिए सीट रिजर्व रखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसको स्कूल में न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए? तो राज्य सरकार की ये व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई स्कूल उपयुक्त तरीके से शिक्षा नहीं देता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपनी मान्यता रद्द कराना पड़ता है, क्योंकि वो इस तरह की व्यवस्थाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो उसकी मान्यता रद्द की भी जा सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक विद्यालय में कितने छात्रों से अधिक होने पर एक शिक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए? तो 25 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनुसार क्या सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा खेल की गतिविधियों का प्रावधान होना चाहिए? जी, सभी स्कूलों के लिए स्कूल में मैदान होना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो हमारा पाचन तंत्र है, शारीरिक विकास है, वहाँ से संबंधित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो क्या है आपके देखिए। मनुष्य को सबसे बड़ा अंग क्या होता है? जो मनुष्य में सबसे बड़ा अंग होता है वो आपकी त्वचा होती है। ठीक है। क्या? त्वचा। फिर लीवर का नाम आता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 और बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है। दोनों चीजें याद रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का मुख्य कार्य पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करना ही रक्त का मुख्य कार्य है। मानव मस्तिष्क का वजन है, मानव जो मस्तिष्क का वजन है वो कितना है? 1.2 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ये है आपकी क्या है? ग्लूटियन मैक्सिमस जो मांसपेशी है सबसे बड़ी मांसपेशी है। और सबसे छोटी हड्डी बताना मानव शरीर में कौन सी है? स्टेपी है जो कान में रहती है। ठीक है। सबसे बड़ी आप वो हड्डी का नाम आप कमेंट करोगे। नेक्स्ट है मानव शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट में मानव शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त हो तो सबसे ज़्यादा वसा से होती है, पर इंस्टेंट मतलब मानव शरीर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त करता है, मुख्य ऊर्जा का जो सोर्स है जहाँ से वो लेता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है। मानव शरीर में कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में जो जोड़े होते हैं 360 जोड़े होते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो आप सभी को पता है कान में होती है, जिसका नाम स्टेफी मैंने आपको बताया था। स्टेपेस बोलते हैं, स्टेपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती हैं? तो 11 मानव शरीर में प्रमुख प्रणालियां होती हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखना है। कुछ पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न है। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम मुंह में पाया जाता है? सलीवरी एमाइलेज एंजाइम है वो मुंह में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेट में पाचन प्रक्रिया कौन सा एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है? तो पिप्सिन जो एंजाइम है भोजन को पचाने में पेट में आपका मदद करता है। कौन सा अंग पाचन तंत्र में सबसे लंबा होता है? तो आपको पता है छोटी आंत भली वो छोटी दिखती है परंतु सबसे लंबी यही होती है, क्यों? पतली होती है, जैसे धागे के समान, जैसे गुच्छे के रूप में होती है ना शरीर में, इस तरह से ये ऐसे
यहाँ पर होता है, फिर इसको घेरे हुए बड़ी आंत रहती है आपकी इस तरह से, ठीक है जी, ठीक है। बड़ी आंत बड़ी है पर मोटी है, ये डिफरेंस समझ लेना। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में भोजन के अवशोषण के लिए प्रमुख स्थान क्या है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है सबसे आपको पता है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में पाचन तंत्र में अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में आप क्या होते हैं, भोजन को बाहर निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बचा हुआ खनिज और जल का यहाँ पर पाचन होता है, सिर्फ दो तत्वों का पाचन होता है, जल और खनिज का पाचन पूछा जाता है कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। किस अंग में बाइल का उत्पादन होता है, जो बाइल जूस होता है उसका उत्पादन जो वसा के पाचन में मदद करता है, तो लीवर में होता है। कहाँ? लीवर यानी आपका यकृत। और इसका जो स्टोरेज होता है वो पित्ताशय में होता है। बाइल जूस को पित्त रस भी कहा जाता है, ठीक है। भोजन में पेट में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? तो जो पेट में ICL आपका होता है ना, तो एसिड और एंजाइम की सहायता से। HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इससे सहायता से अमाशय जो हमारा पेट होता है उसमें क्या होता है, पाचन होता है। नेक्स्ट है, आंत में वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? जो आंत अपनी जो छोटी आंत बोल सकते हैं जो आते हैं उनमें वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? तो लिपेज यानी लाइपेज भी और लिपेज जो एंजाइम होता है ये आपका वसा से संबंधित होता है। इस एंजाइम से वसा का पाचन होता है आंत में। आंत इस पे ध्यान रखना है, मेन चीज आंत को बहुत ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में भोजन को शारीरिक और रासायनिक रूप से पचाने का मुख्य कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? तो पेट यानी अमाशय, ये पेट लिखा है, इसको अमाशय भी बोला जाता है, ठीक है। किस अंग में गालियां और लार का निर्माण होता है? मतलब जो एक तरह की गली और लार है वो बनता है लिक्विड फॉर्म वाला, तो वो आपका मुंह होता है, ठीक है। नाली टाइप का जो रहता है, किस अंग में लार का निर्माण होता है, यही आप देख लीजिए, तो मुंह में लार का निर्माण होता है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न हैं, तो जल्दी जल्दी हम ये भी देख लेते हैं। MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो Ctrl+N है जो नया दस्तावेज बनाने के लिए MS वर्ड में प्रयोग की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा का ऑर्डर या शॉर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? डेटा सॉर्ट का प्रयोग किया जाता है, याद रख लेना। इनको क्वेश्चंस को आपके पेपर में मिल सकते हैं। MS पावर पॉइंट में एक नया स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? न्यू स्लाइड Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+C का कार्य है, तो हम सभी जानते हैं कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में वर्कबुक का एक नया सीट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? इंसर्ट और वर्क सीट, ठीक है। इंसर्ट में वर्क सीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, MS वर्ड में पेज को ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज में बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? लेआउट, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, MS एक्सेल में बी लुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा की खोज करने के लिए बी लुकअप नाम का जो फंक्शन है उसका डेटा की खोज हम करते हैं उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो F5 है, इससे आपकी स्लाइडें चलने लगती हैं, ठीक है। जो हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो आपकी एक के बाद आपकी चलने लगती है F5 के साथ। F5 जो आपकी फंक्शन की है उसका प्रयोग करने से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+B, और इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका हम बचपन से जानते हैं, जब हम छोटे थे जब भी कि इसका प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। कुछ इंटरनेट से संबंधित प्रश्न, इंटरनेट का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? तो वैसे तो वाइड एरिया नेटवर्क, परंतु इसका आंसर क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैला है, और वाइड एरिया नेटवर्क जो वो होता है 100 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी आपका मेट्रोपॉलिटन वाला एरिया है, और ये आपका वाइड मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ है। इंटरनेट इसका बाप है, किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट है, HTTP का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स रिक्वेटर किससे संबंधित होता है? तो ये HTTPS से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, IP एड्रेस का पूरा नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, DNS का पूरा नाम है, डिनाइल ऑफ सर्विस,
लिखा होगा। डोमेन नेम सिस्टम है। अगर ये नहीं होता तो डिनाइल ऑफ सर्विस भी एक डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, डीओएस का होता है, सॉरी, डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, किसे इंटरनेट सेवा का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, और इसके जनक आप लोग बताओगे, नहीं पता है तो मैं तुम्हें इसके आंसर के बाद बताती हूँ। इसका आंसर क्या है, HTTP, और ये वर्ल्ड वाइड वेब के जनक है टिम बर्नर ली, ठीक है। नेक्स्ट है, किस इंटरनेट का पिता कहा जाता है, तो इंटरनेट का विंड कर्व होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, WWW का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट पर डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका ऊपर हो गया, ये TCP और IP। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है, तो गूगल क्रोम है, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है। कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कल, इंटरनेट से कल हम लगभग कंप्यूटर से संबंधित ही सारे प्रश्न कर लेंगे अपने, तो कंप्यूटर का जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो हम कंप्लीट कल कर लेंगे। और कुछ हम आपके प्रबंधकीय गुण से संबंधित MCQs लेके आएंगे, कुछ पोषण स्वास्थ्य और कुछ बाल विकास से, तो ऐसे हम टॉप 100 और 150 या 200 क्वेश्चन आपके कल भी करेंगे। और जब तक आपका एग्जाम मतलब पूरी तरह से महिला सुपरवाइजर का ख़त्म नहीं हो जाता, हम डेली इस तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं और आ सकते हैं, यानी संभावित भी प्रश्न हैं। तो मैंने सिर्फ जो इस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है उसी पर आधारित प्रश्न बनाए, क्योंकि इस बार फैक्चुअल नहीं पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ को हम व्यवहारिक रूप से किस तरह से कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी जोड़ना, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट ले सके वो सब चीज़ों का। और एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।